हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स, जहां आ गई हैं भाई तुम्हारी तराना मैम। अब तराना मैम आई हैं तो लेकर आई हैं एक सवाल तुम्हारे लिए कि भाई बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सवाल है 2027 वालों के लिए भी, 2028 वालों के लिए भी। बच्चे मुझसे अक्सर ऐप पे हमारी यही पूछते रहते हैं डाउट सेशन में कि मैम एक बता दीजिए तरीका कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, किस तरीके से पढ़े मैम, कितनी बार पढ़े। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछते हैं, कई बच्चे मुझे मैसेज में ड्रॉपर्स जो हैं या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी बच्चा कोई ड्रॉप ले रहा है वो अक्सर कर मुझसे ये कहता है मैम कि हमने मैम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। हमने एक बच्चे ने तो मुझे बोला मैम हमने 11 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी भी 500 से कम ही आ रहे हैं। तो बच्चा कहीं तो कमी चूक रही है, कहीं तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे। खाली एनसीईआरटी रीड करने से तो मार्क्स नहीं आ जाएंगे। तो भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, वो भी स्पेसिफिकली बायोलॉजी की, ये तो भाई तुम्हें बायोलॉजी की मैम ही बता पाएंगी। तो बच्चा इसी के लिए ये तुम्हारी सेशन, ये एक वीडियो, छोटी सी वीडियो तुम्हारे को एक गाइड करने के लिए मैं लेकर आई हूँ कि भाई सब बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ऐप पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं। तो बच्चा देखो, नीट की बायोलॉजी तुम्हारी 11th 12th की एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खाली रीडिंग ही लगानी है, ठीक है। रीडिंग और समझने के पढ़ने में, एक पढ़ने में और समझ के पढ़ने में बच्चा बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम्हें देखो सिर्फ रीडिंग करने वाले ही बच्चा अभी भी 11 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे नहीं आ रहे हैं मार्क्स, 500 ही आ रहे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि 98% भाई बायो कहाँ से आती है तुम्हारी, एनसीईआरटी से ही आती है। तो इसका मतलब सिर्फ रीडिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो बच्चा तुम्हें खाली रीडिंग नहीं करनी है, तुम्हें उसे समझना भी है। अच्छा, समझने के साथ साथ बच्चा कई बार हमें कुछ पॉइंटर्स लिखने होते हैं, कुछ पेन, ऐसे खाली पीली पढ़ने नहीं लगना है आपको बच्चा, कुछ एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजाइज माइंड से वहां पे अनोटेशंस भी लिखने पड़ते हैं। अनोटेशन क्या होता है मैम? नोटेशन होता है बच्चा जैसे तुम अपनी एनसीईआरटी में एक वर्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ टेक्स्ट बुक, उसमें तुम्हें टेक्स्ट मिलता है, उस टेक्स्ट को इलैबोरेट करने का किसका काम है? तुम्हारा काम है। अगर मैं आज तुमसे एक वर्ड पूछूं ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, तो ऑटो वर्ड और गेमी वर्ड का भाई मतलब तो पता होना चाहिए। या गिटनो गेमी वर्ड पूछूं तो गिटनो और गेमी वर्ड का क्या मतलब है वो आपको बच्चा अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करना है। एनोटेशंस उन्हें कहते हैं कि हर वर्ड आपको टेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको और इलैबोरेट करो कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, तभी तो समझ आएगा। अब बच्चा नेक्स्ट चीज आती है, साथ ही साथ आपको भाई रिवीजन, उस चीज को जो लिखा है, अब लिख के एनसीईआरटी बंद तो कर नहीं दोगे, तो भाई उसको बच्चा रिवाइज भी करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिल्कुल हम लोग हैं ही आपके साथ में। रिवीजन करने के लिए अपने लिए काम आसान बनाना होता है, ऐसा नहीं कि भाई अपने लिए और मुश्किल ही बना दिया कि ऐसी भर दी एनसीईआरटी क्या पढ़ने चले तो उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लाल पीले काले पीले सारे अक्षर एक संग एक ही बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज बच्चा कि एमसीक्यू कन्वर्जन, बहुत बच्चा सबसे बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनाना शुरू करो। जितना क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब चीजें समझना, क्या सबसे अच्छा समझना हो ना कोई चीज को, तो उस चीज को लिए सवाल करना शुरू करो। जितना चीजों के लिए सवाल करना शुरू करोगे उतने जवाब खुद ही खुद मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक लाइफ की भी फिलॉसफी होती है और एक बायो की भी, लाइफ साइंस की भी फिलॉसफी है, ठीक है। तो चलिए बच्चा, अब देखो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले तुमने क्या किया, इससे पहले भी देखो एनसीईआरटी खोलने से पहले तुम्हें ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें स्कूल में, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, तुम्हारे यहाँ के बैचेस में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, एनसीईआरटी समझाई जाती है। कोई एजुकेटर, कोई टीचर जो भी हैं तुम्हारे, सब गाइड हैं जो तुम्हारे टीचर जो हैं वो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने के साथ साथ तुम लोग एक नोट्स बनाते हो, ठीक है। अब नोट्स बन गए हैं और एनसीईआरटी सर ने एक समझा दी है, सर या मैम ने। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब बच्चा एक फर्स्ट रीडिंग तुम्हें लगानी है, ठीक है। बुक का खोलो, जो टॉपिक डेली बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को डेली बेसिस पे बच्चा खोल के सबसे पहले सिर्फ एक बार पढ़ लो, एक रीडिंग कर लो, ठीक है। कि भाई हाँ, नोट्स में ये चीज थी, मैंने भी लिखी है, एनसीईआरटी में भी ये लाइन यहाँ पर है, नोट्स में भी मुझे ये चीज बताई गई है। एक समझने, नोट्स भी साइड में खोल के रखो, एनसीईआरटी भी अपने पास रखो। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। और अभी कोई हाईलाइटिंग नहीं, नो हाईलाइट शुड बी यूज। क्यों? क्योंकि बच्चा अक्सर बच्चा क्या करता है, लिखने में इतना ध्यान दे देता है, चीजें लिखने में, तुम लोग नोट्स बनाने में, मैंने अक्सर देखा है कि टीचर जो बोल रहा है ना, कई बार बच्चा वो छोड़ देता है, लिखता ही रहता है कि सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए, वो तो गया ही नहीं ना,
वो तो दिमाग में नहीं गया, वो तो तुम्हारी नोटबुक में पहले चला गया। तो बच्चा पहले यहाँ पे जाना चाहिए ना, फिर तुम्हारी नोटबुक में जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझने के लिए कुछ भी लिखना नहीं है, हाईलाइट नहीं करना है, बस अपने नोट्स से लाइंस देखनी है कि भाई हाँ ये वाली लाइन मैम ने पढ़ाई थी, ये कॉन्सेप्ट मैम ने पढ़ाया था, ये लाइन हमने पढ़ी थी, ये लाइन यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में, ये लाइन वहां पे लिखी है, अलॉन्ग विद द डायग्राम्स टेबल जो भी है तुम्हारी वहां पे इंक्लूड करते हुए चलो। अब नेक्स्ट आता है बच्चा नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड रीडिंग। यहाँ पे हाईलाइटर यूज करना है, नेक्स्ट रीडिंग में आएगा, पहली रीडिंग में नहीं। तुमने भाई अपने शॉर्ट नोट उठा लिए, तुमने देखा अच्छा जो तुम्हारे नोट्स थे बच्चा, उनमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तुम्हें डिटेल में समझाई गई हैं, बिल्कुल होती हैं। तो अब तुम्हारी एक्टिविटी क्या है कि नेक्स्ट चीज कि बच्चा एनसीईआरटी में अब हाईलाइटर उठाओ, हाईलाइट करो, ठीक है, जो टॉपिक्स और इन डेप्थ में समझाए गए हैं उनके वर्ड्स तो लिखे होंगे, उनके वर्ड्स में से और उनको इलैबोरेट करो। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑटोगेमी और गिटनोगेमी, तो ऑटो को तोड़ के लिखो कि ऑटो मतलब सेल्फ, गिटनो मतलब नेबर, गेमी मतलब मैरिज मीटिंग, ठीक है। तो बच्चा तुम्हारे लिए और आसान हो जाता है समझना चीजें। नेक्स्ट चीज, एक बच्चा कीवर्ड्स पे तुम्हारे क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होते हैं वो समझो कि तुम्हारी क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होती है, आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अक्सर कर बच्चा इन कीवर्ड्स पे होती है, तुम्हारे इन कीवर्ड्स पे क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं। तो एनसीईआरटी में भूल के भी ये वर्ड्स को मिस मत करना, जहां पे ओनली लिखा हुआ है, जनरली लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग भी करते हैं, यही लाइंस तुम्हारी, ठीक है। जहां मोस्टली लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सेप्शन पे बनते हैं, डिफरेंस पे, हाउएवर ये हो रहा है, जनरली ये चीज हो रही है, लेकिन हाउएवर हमारे पास एक नयापन आ गया, ठीक है। यूजुअली क्या फॉलो होता है, कोई रूल है स्पेसिफिकली, मे, ऑलवेज, फर्स्ट, लास्ट, ये सब वर्ड है बच्चा जिन पे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है अक्सर कर, और घुमा दिया जाता है ओनली लिख के, यूजुअली लिख के। तो भाई इनको जरूर से अच्छे से हाईलाइट कर लो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में मेन वर्ड्स तो हाईलाइट है लेकिन ओनली, यूजुअली, ऑलमोस्ट, इनके बेसिस पे हाईलाइट कुछ नहीं है, एंड तुम लोग अक्सर कर गलती कर लेते हो। देखो आपका ऑलमोस्ट वर्ड नहीं लिखा ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट और डाल देती हूँ, ऑलमोस्ट, ठीक है। इन वर्ड्स पे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर कर, तो इन्हें गलती से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब तीसरी रीडिंग, दोबारा जब तीसरी बार पढ़ोगे तो क्या करना है बच्चा, हाइलाइट्स तुम कर चुके हो, अब ये मार्जिन्स को यूज करना है। मार्जिन, ये इतना बड़ा तुम्हारी एनसीईआरटी में खाली जगह दे रखी है, तो खाली जगह ऐसे तो दी नहीं गई होगी खाली जगह बच्चा, ये खाली जगह तुम्हारा, इसका हर चीज का उपयोग करना सीखना चाहिए जिंदगी में। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अब बच्चा तुम्हें यहाँ पे देखो, कई चीजें ऐसी हैं जो कि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बोली है। कॉन्वोलेसी, अगर मैं तुम्हें बात करूं हमारी फैमिली की भी, तो एक फैमिली दे रखी है तुम्हें कॉन्वोलेसी, सोलनेसी के साथ साथ तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में। तो अब दिमाग में बच्चा कभी भी यह आएगा कि कॉन्वोलेसी तो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, अब कॉन्वोलेसी के बारे में कुछ तो पता हो, क्या है, कौन है, बस ये पता है कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आता है। तो बच्चा इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें ये पता हो कि कॉन्वोलेसी का एक एग्जाम्पल जान लो क्या जा रहा है। और एक एग्जाम्पल जानने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे बस हाईलाइट करके बच्चा मार्जिन पे आपको नोट्स बनाने, एक समराइज्ड वे में लिख दो, ये जो चीजें हैं इनको समराइज्ड वे में लिख दो। और कॉन्वोलेसी का एग्जाम्पल, जैसे कॉन्वोलेसी तुम्हारा स्वीट पोटैटो फैमिली, तो एक एक्स्ट्रा चीज बच्चा पता ही चल गई और कॉन्सेप्ट अब समझ आ जाएगा कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो एक ही ऑर्डर के बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई दे बोथ आर यूज फॉर स्टोरेज, दोनों का ही स्टोरेज का यूज है, तो इसीलिए, ठीक है। अब जैसे बच्चा कई बार जैसे तुम्हें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, इनके अब तुमको पूरा पैराग्राफ लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ते रह जाओगे तो रह ही जाओगे, तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। क्या करो, शॉर्टकट में उसी वाले पेज पे जहां पे तुम्हारी मियोसिस 1 दे रखी है वहां पे लेप्टो लिखो, 3 भी छोड़ दो यार, 3 पूरा वर्ड लिखने की क्या जरूरत है, लेप्टो लिखो, जाइगो लिखो, पेकाई लिखो, डिप्लो लिखो, और उनके छोटी छोटी चीज की क्या हो रही है, किसी में क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो रहा है, किसी में पेयरिंग साइनेप्सिस हो रही है, पेयरिंग स्लैश साइनेप्सिस लिख दो, तीसरी में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो लिखो, चौथे में तुम्हारा भाई ये हो रहा है कि आपका चियाज़्माटा फॉर्मेशन हो रहा है, पांचवें में लिखो कि उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं बस एक ऐसे ऊपर नहीं लिख दो, ठीक है। सिमिलरली जैसे प्लांट किंगडम हो गया, तो प्लांट किंगडम में बच्चा अक्सर कर कंफ्यूज होता है तो भाई कौन सी हैप्लॉइड कौन सी है, डिप्लॉइड कौन सी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन सी है, तो वो सब पहले पेज पे एनसीईआरटी के लिख के उस चैप्टर के पहले पेज पे लिख दो।
तो बच्चा तुम्हारे को थोड़ा टाइम सेव होगा, वापस से पढ़ो, खोल के पढ़ोगे ये डिफरेंसेस तो कंफ्यूज होंगे और इतना हड़बड़ाओगे लास्ट मोमेंट पे। तो ये सब चीजें एक शॉर्टकट वे में एनसीईआरटी में ऊपर अपने पास डेटा इकट्ठा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि कबाड़ा ही मचा दो, बिल्कुल बुक का कबाड़ा नहीं मचाना है, हर चीज हाईलाइट नहीं करनी है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो चीज पता है कि ये आपको घुमाएंगी यहाँ पे, ठीक है, जो चीज बच्चा डिफरेंसेस के बेसिस पर है वहां पे ये चीज लिखो। जैसे आपके बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के लिए बोला जाता है कि एस्कोस्पोर्स आर, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि एंडोजीनस एंड बेसिडियो आर एक्सोजीनस, तो वो चीज लिखो। ये सब डिफरेंसेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबको हाईलाइट करके अलग से लिख भी लो, क्योंकि दोनों एस्को बच्चा एस्कोमाइसिटीज में दे रखा है, बेसिडियोमाइसिटीज में दे रखा है बेसिडियोस्पोर, तो उन दोनों के लिए ये पॉइंट एक ही जगह लिख लोगे तो इजी हो जाएगा समझना। इसीलिए अब बच्चा आते हैं चौथी रीडिंग। जब तुम चौथी बार रीडिंग करोगे, ऐसे तो तुम बहुत बार रीडिंग कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, इन्हें तो करना ही पड़ेगा अगर अच्छे स्कोर करने हैं। अगर 550 के ऊपर ही जाना है और 500 से भी ऊपर ही जाना है, ठीक है, 500 से ऊपर भी जाना है तो भी यही बच्चा करता है, और 550 के ऊपर तो और ही मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल इससे भी ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है, वो अब हम कभी अलग से बात करेंगे। देखो अब देखो, हर पैराग्राफ से एक एक लाइन से एमसीक्यू कन्वर्जन सीखो कि कैसे का एमसीक्यू, हम क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अपने से सवाल करना सीखो कि क्या लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, हाँ जी है, किस स्ट्रक्चर का होता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, किससे बनता है, आपकी गोल्जी एपरेटस से बनता है। तो ये क्वेश्चन बच्चा इसी के मार्जिन पे लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो अगर मार्जिन ऑलरेडी तुम्हारे यूज है तो एक नोटबुक बना लो अलग से, एक नोटबुक पे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना शुरू कर दो एक एक लाइन पे, ठीक है। एक एक लाइन पे जब क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू हो जाएगी, जरा जरा से पॉइंटर, जरा जरा से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ से जिसके तुमने बना चुके होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा इसके एमसीक्यू कन्वर्जन भी करना शुरू कर दो। साथ ही साथ अब जैसे ये वाला है कि भाई इसमें कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, तो ये 3 एंजाइम्स का लिख दो, रिच है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी क्या होती है एंजाइम्स की वो लिख दो। अब लिखो केपेबल क्या है, किस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है, कौन से पीएच पे एक्टिव है, तो ये सब आपने क्वेश्चन बच्चा अपने लिए बना लिए। अब आपको पता है कि लाइसोसोम से इस पोर्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया आपके मार्क्स आएंगे हैं, क्योंकि आपने हर तरीके से तोड़ मोड़ के हर तरीके से अपने एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है। तो इसी से बच्चा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सिमिलरली ऐसे ही बच्चा हर क्वेश्चन पे, हर लाइन पे एक क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है, वो सीखने की आदत है, ठीक है, सीखना आना चाहिए क्वेश्चन करना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इस तरीके से तुम्हें बनाना सीखना ही पड़ेगा, और बनाना बहुत इजी है यार, क्वेश्चन बनाने में क्या जा रहा है। देखो मेम्ब्रेन वाला है, हाँ जी है, बाउंड है, वेसिकल किस शेप का है, वेस्कुलर शेप का है, वेसिकल की फॉर्म में है, क्या है, गोल्जी एपरेटस के थ्रू बनता है, कैसे बन रहा है, पैकेजिंग के थ्रू बन रहा है। तो ये सब सवाल इवन इंग्लिश में ना लिख सको तो हिंदी में लिखो, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है, क्वेश्चन बनाओ। अच्छा लास्ट में बच्चा मैं कुछ चीजें स्पेसिफिकली आपके लिए लेकर आई हूं कि भाई आप लोग अक्सर कर बच्चा डायग्राम्स, टेबल्स, इनसे तो भाई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही, बिल्कुल। तो एक भी डायग्राम, एक भी टेबल और उनकी लेबलिंग इग्नोर नहीं करनी है। इवन लेवलिंग क्या बच्चा, आपको पता है डायग्राम नंबर जैसे 13.2 पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, देयर इज सम कैप्शन दैट इज रिटन देयर, उस कैप्शन को भी पढ़ो। कई बार आपके कैप्शन में ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है रेदर देन थ्योरी के अलावा कैप्शन में ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे आपके बायोटेक में हो गया, आपके लिंकेज वाले में हो गया, उनके बच्चा कैप्शन में ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। सिमिलरली आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हो गया, तो इन सब जगहों पे ज्यादा अच्छे से लिखा है, तो उन्हें कभी भी मिस नहीं करना। एग्जाम्पल्स की टेबल, एग्जाम्पल स्पेसिफिकली डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी यूनिट नॉट चैप्टर, यूनिट्स, ये जो आपके ये दोनों यूनिट्स हैं, इन दोनों के यूनिट्स में बच्चा अक्सर अगर आपके एग्जाम्पल्स बहुत हैं और बच्चा इनके एग्जाम्पल्स में घूम जाता है, तो इनके एग्जाम्पल्स की टेबल अपने पास एक नोटबुक में अलग से बना लो। 10 बार देखोगे एग्जाम्पल याद हो ही जाएंगे उस नोटबुक के, ठीक है। 10 बार रिवीजन करोगे, 10 बार देखोगे, जब भी वो टॉपिक पढ़ोगे उसके एग्जाम्पल्स के लिए वो नोटबुक खोलोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हो जाते हैं बच्चा। एंड एक रिवीजन का रूल जो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अपनी गलतियों से सीखो, एनालाइज योर मिस्टेक। जब भी टेस्ट दे रहे हो, जहां गलती हो रही है उस गलती का टॉपिक मार्क करो कि वेर एवर यू आर डूइंग द मिस्टेक हुई है, टेस्ट में बिल्कुल होती है बच्चा, मिस्टेक होना आम बात है, जहां पे भी मिस्टेक हो रही है वहां पे
अपनी मिस्टेक्स को देखो कि कौन से टॉपिक, एक अपने पास करेक्शन, ठीक है, एक मिस्टेक के लिए करेक्शन नोटबुक बनाओ। कई लोग इसे मिस्टेक नोटबुक भी कहते हैं, करेक्शन नोटबुक बोल लो भाई, आप अपनी गलतियों को करेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो इसे करेक्शन नोटबुक कहती हूँ, नॉट मिस्टेक नोटबुक। हम अपनी गलतियों को करेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये नोटबुक बनाई है, ठीक है। तो इसको करेक्शन नोटबुक बनाओ एंड इस करेक्शन नोटबुक में बच्चा अपनी सारी जो पॉइंटर्स, जहां जहां बार बार टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, हर टेस्ट में वो लिखते जाओ, इन टॉपिक से गलतियां हो रही हैं। और साथ साथ बच्चा इनका टॉपिक भी लिखो कि वो एनसीईआरटी में कहाँ है टॉपिक इन एनसीईआरटी, वो टॉपिक कहाँ है। अब आपके पास बच्चा 2-3 टेस्ट में ही इकट्ठा हो जाएगा कि आपका ये टॉपिक बार बार रिपीटेड मिस्टेक हो रही है, तो उस मिस्टेक को, उससे सीखना शुरू करो कि उस मिस्टेक को अब हमें करेक्ट करना है, तो मतलब वो टॉपिक अब वापस से एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो अब उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो। तो एंड में मैं बस बच्चा यही कहूंगी तुम लोगों से कि देखो, तुम में और टॉपर की आईक्यू में शुरू में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तुम्हारी ईक्यू आईक्यू दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, तुम में और एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में आईक्यू ईक्यू में कोई फर्क नहीं होता। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? मेनली शुरू में तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनाने में, कंसिस्टेंसी में, और यही चीज एक टॉपर को टॉपर बना देती है और एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाता है। तो इसी के साथ मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी के साथ बच्चा आपको खत्म करती हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करो। कोई सवाल रह गया है जो कि मैं जवाब ना दे पाई हूँ तो बिल्कुल बच्चा कमेंट्स में इसका सवाल, भाई मेरे से कोई भी जवाब पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। बहुत ही प्यारी जर्नी है नीट की, कंसिस्टेंट रहोगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे।